हाँ बिल्कुल। ये कोई ऐसा माहौल नहीं लगता ना जहाँ कला या रचनात्मकता आसानी से पनप सके। एकदम सही बात है, ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे जटिल कहानियों और संघर्षों को शब्दों से ज्यादा लय और शारीरिक मुद्राओं के जरिए बयां करने का रास्ता खोज ही लेता है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बिल्कुल इसी अकल्पनीय मानवीय क्षमता को सामने लाती है। बिल्कुल, और ये दस्तावेज बहुत खास है। हाँ, हम राजस्थान के विभिन्न जनजातीय समुदायों जैसे गरासिया, कालबेलिया, कंजर और कथोड़ी उनके पारंपरिक नृत्यों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ इन नृत्यों की कोई नीरस सूची पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल, हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे ये शारीरिक गतिविधियां इन समुदायों के सामाजिक ताने-बाने, उनके विवाह, प्रेम और सर्वाइवल के जटिल विज्ञान को डिकोड करती हैं। ये जो दस्तावेज हमारे सामने है ना, वे असल में मानव विज्ञान और समाजशास्त्र का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा है। मतलब अक्सर जब हम लोक नृत्य या ट्रेडिशनल डांस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई मंच, रंगारंग कार्यक्रम और दर्शक। बिल्कुल, जिसका मुख्य उद्देश्य बस दर्शकों का मनोरंजन करना होता है। लेकिन इन जनजातीय समुदायों के संदर्भ में कला कोई अलग से की जाने वाली चीज नहीं है। अच्छा? हाँ, ये उनकी दिनचर्या का, उनके संवाद का और उनके जीवित रहने की रणनीति का मतलब एक बहुत ही अभिन्न अंग है। जब हम इन अलग अलग जनजातियों की नृत्य शैलियों की परतों को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे भौगोलिक परिस्थितियां इंसान के शरीर की हरकतों को तय करती हैं। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री की शुरुआत गरासिया समुदाय से होती है और यहाँ पढ़ते ही मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज मिली जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या था वो? दस्तावेज में वालर और कूद नृत्यों का जिक्र है और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये दोनों नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। हाँ, ये काफी हैरान करने वाला तथ्य है। मतलब वालर में पुरुष और महिलाएं दो अलग-अलग वृत्त या घेरे बनाते हैं और कूद नृत्य में तो पूरी तरह से सिर्फ तालियों की थाप पर नृत्य होता है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आधुनिक अकापेला या बीट बॉक्सिंग का आया। अरे भाई, ये तुलना काफी दिलचस्प है ना? जहां मानव शरीर ही वाद्य यंत्र बन जाता है। लेकिन बिना किसी ढोल या नगाड़े के दर्जनों लोगों का एक साथ नाचना, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता होगा? तो अकापेला से इसकी तुलना एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। मतलब अकापेला में तो ध्वनियों का एक संरक्षित वातावरण होता है। हाँ, वो तो स्टूडियो या बंद कमरे में होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप खुले आसमान के नीचे कूदला वालर कर रहे होते हैं तो बिना वाद्य यंत्र के लय बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वाद्य यंत्र असल में एक मेट्रोनोम का काम करते हैं। अच्छा, मेट्रोनोम। हाँ, वे पूरे समूह को एक ही समय सीमा में बांधते हैं। जब वो बाहरी मेट्रोनोम हटा लिया जाता है ना, तो नर्तकों को एक दूसरे की सांसों, उनके कदमों की आहट और उनके शारीरिक गुरुत्वाकर्षण पर पूरी तरह निर्भर होना पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बहुत ज्यादा। तालियों की थाप सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक सिग्नल है जो समूह के हर सदस्य को बताता है कि वे सभी एक ही टाइमलाइन में हैं। और वो जो दो घेरे बनाने वाली बात आपने कही, हाँ, एक पुरुषों का और एक महिलाओं का। हाँ, वो ये सुनिश्चित करता है कि समूह के भीतर एक ज्यामितीय संतुलन बना रहे। ये कोई कलात्मक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो बाहरी संसाधनों से ज्यादा अपनी आंतरिक एकजुटता पर निर्भर है। एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी ये सिर्फ तालियों की आवाज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और संवाद या कम्युनिकेशन की ही बात करें तो स्रोत सामग्री में लूर नृत्य का जो विवरण है वो मुझे एक परफॉर्मेंस कम और एक पूरा थिएट्रिकल प्ले या कोई कानूनी बातचीत ज्यादा लगा। हाँ, लूर नृत्य के बारे में दस्तावेज बहुत कुछ कहता है। इसमें बताया गया है कि ये लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं दो दल बनाती हैं, एक वर पक्ष और एक वधू पक्ष। हाँ, और फिर नृत्य के माध्यम से ही वर पक्ष की महिलाएं कन्या की मांग करती हैं। मुझे ये समझना है कि शादियों के प्रस्ताव जैसे इतने गंभीर और जटिल सामाजिक फैसले को नृत्य के जरिए क्यों सुलझाया जा रहा है? ये वास्तव में एक सामाजिक अनुबंध
या कहें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। मतलब आधुनिक समाजों में शादियों की बातचीत कैसे होती है, बंद कमरों में शब्दों और दस्तावेजों के जरिए। और काफी तनाव भी होता है उसमें। बिल्कुल। गरासिया समुदाय में लूर नृत्य इस पूरी प्रक्रिया को एक सामुदायिक उत्सव में बदल देता है। जब महिलाएं वर और वधू पक्ष में बटकर नृत्य करती हैं, तो वो असल में एक नेगोशिएशन कर रही होती हैं। अच्छा, मतलब डांस के स्टेप्स के जरिए बातचीत हो रही है। हाँ, भाव भंगिमाओं के जरिए सवाल जवाब होते हैं। नृत्य की लयबद्ध प्रक्रिया उस संभावित सामाजिक टकराव या अहंकार की टकराहट को कम कर देती है, जो अक्सर विवाह के प्रस्तावों में देखने को मिलती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? ये एक सुरक्षित दायरा प्रदान करता है जहां समुदाय की महिलाएं विवाह तय करने की शक्ति अपने हाथ में रखती हैं, और वो भी एक कलात्मक और गरिमामय तरीके से। ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत ही जटिल कूटनीतिक बातचीत को एक डांस फ्लोर पर सुलझा लिया गया हो। एकदम सही उपमा दी आपने। गरासिया समुदाय के कुछ और नृत्यों का भी यहाँ विवरण है, जैसे मांदल नृत्य है, जिसमें मांदल वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है। फिर त्योहारों के हिसाब से भी नृत्य तय हैं। हाँ, उनके पास हर मौके के लिए एक अलग अभिव्यक्ति है। जैसे होली के समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जवारा नृत्य, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मोरिया नृत्य, और गणगौर के समय गौर नृत्य। इन सब में जवारा मह खास लगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाएं हाथों में ज्वार लेकर नाचती हैं। हाँ, तो जवारा नृत्य सीधे तौर पर कृषि और इकोनॉमी के अंतर्संबंध को दर्शाता है। मतलब हाथों में ज्वार की बालियां लेकर नाचना प्रकृति की उस उपज का जश्न है जिस पर उनका पूरा अस्तित्व टिका है। सर्वाइवल का जश्न। बिल्कुल। इसी तरह मोरिया और गौर नृत्य ये दिखाते हैं कि कैसे गरासिया समाज में हर एक ऋतु परिवर्तन और जीवन के हर एक पड़ाव को शारीरिक गति के साथ मार्क किया जाता है। उनके लिए नृत्य कैलेंडर के पन्नों की तरह है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गरासिया समुदाय के इन उत्सवों और कृषि के जश्न को पढ़ने के बाद जब हम दस्तावेज में कालबेलिया समुदाय के हिस्से पर आते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ, कालबेलिया का संदर्भ एकदम अलग है। यहाँ हम किसी फसल का जश्न नहीं मना रहे हैं। यहाँ दस्तावेज हमें बागड़िया नृत्य के बारे में बताता है, और ये कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है। मुझे यहाँ एक बहुत गहरी उलझन हो रही है। मतलब एक तरफ हम बात करते हैं कि कला कितनी महान है, और दूसरी तरफ एक महिला पेट भरने के लिए भीख मांगते हुए सड़क पर नाच रही है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो क्या हम किसी की चरम गरीबी और मजबूरी को पारंपरिक नृत्य का नाम देकर उसे ग्लोरीफाई या रोमानी तो नहीं बना रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और तीखा सवाल है, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लोक कलाओं के अध्ययन का सबसे कड़वा सच है। हाँ, क्योंकि ये सुनना काफी अजीब लगता है। हमें ये समझना होगा कि कालबेलिया एक घुमंतू समुदाय रहा है। उनके पास जमीनें या कृषि के संसाधन नहीं थे। उनका पूरा जीवन चलते रहने और समाज के हाशिए पर सरवाइव करने पर निर्भर था। बागड़िया नृत्य को ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में समझा जाना चाहिए। जब आपके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो आपका शरीर ही आपकी एकमात्र पूंजी बन जाती है। सही बात है। भीख मांगते समय एक जटिल शारीरिक कला का प्रदर्शन करना उस मजबूरी के भीतर भी एक गरिमा खोजने की कोशिश है। ये दया मांगने से कहीं आगे की चीज है। ये अपने कौशल के बदले समाज से अपना हक मांगने का एक तरीका है। ये सर्वाइवल का पहलू वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब कैसे कोई कला सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जिंदा रहने की शर्त बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसी समुदाय का जो दूसरा पहलू इस दस्तावेज में दर्ज है, वो एक बिल्कुल ही अलग चरम पर है। इसी कालबेलिया समुदाय के चक्री और अन्य नृत्यों को 2010 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसकी प्रमुख कलाकार गुलाबो को 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे पचाना मुश्किल है। कैसे? जो कला कभी सड़कों पर धूल फांकते हुए अस्तित्व बचाने के लिए शुरू हुई, आज वो विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंचों पर खड़ी है। मुझे लगता है ये विरोधाभास ही इस कला की आत्मा है। मतलब यूनेस्को या पद्मश्री जैसी संस्थाएं अक्सर उस कला को मान्यता देती हैं जो अपने मूल रूप में सबसे प्रामाणिक या अनफिल्टर्ड होती है।
कालबेलिया नृत्य ने महलों या दरबारों के संरक्षण में जन्म नहीं लिया ना। हाँ, वो तो सड़कों और जंगलों में पनपी। इसीलिए उसमें किसी भी तरह की कृत्रिमता या दिखावा नहीं है। इसका जो कच्चापन है वही इसकी वैश्विक अपील का कारण है। गुलाबू जी की यात्रा भी इसी बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कला के दम पर हाशिए से उठकर वैश्विक पटल पर छा सकता है। कालबेलिया नृत्यों की इस प्रामाणिकता में एक और रंग है रोमांस का। स्रोत में शंकरिया नृत्य का विवरण है। हाँ, शंकरिया एक बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है। इसे एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य बताया गया है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में किसी क्लासिक रोमांटिक बैले की तस्वीर उभर रही थी। बैले? अच्छा। हाँ। हाँ, एक ऐसी परफॉर्मेंस जहां नायक और नायिका बिना कुछ बोले सिर्फ अपने शरीर के लचीलेपन और भाव भंगिमाओं से प्यार, रूठने मनाने और विरह की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। साथ में उनके मुख्य वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी बज रहे होते हैं। तो बैले से इसकी तुलना एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। वो क्या है? बैले पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है। वो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने और हवा में हल्के होने का भ्रम पैदा करने पर केंद्रित है। लेकिन शंकरिया और कुल मिलाकर कालबेलिया नृत्य जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, उनका मूवमेंट काफी अलग होता है। बिल्कुल। कालबेलिया मूल रूप से सपेरे रहे हैं और उनके नृत्यों में खासकर महिलाओं की हरकतों में सांप जैसी जो लोच और गति होती है वो बैले के व्याकरण में नहीं पाई जाती। समझ गई। और पुंगी और खंजरी की धुन कोई सिम्फनी नहीं है, वो एक सम्मोहन पैदा करती है। शंकरिया में जो प्रेम कहानी दिखाई जाती है वो बैले की तरह किसी महल की परी कथा नहीं है, बल्कि वो ज्यादा रियल है। हाँ, वो रेगिस्तान के यथार्थ और इंसानी भावनाओं के कच्चेपन से उपजी एक बहुत ही वाइल्ड और स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। ये जो आपने गति और स्वतंत्रता की बात की, ये मुझे हमारे दस्तावेज के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है। यहाँ से हम कंजर जनजाति की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है। मुझे यहाँ एक बहुत स्पष्ट पैटर्न उभरता हुआ दिख रहा है। कालबेलिया समुदाय में चक्री नाम का नृत्य है जो महिलाएं गोलाकार मुद्रा में तेज तेज घूमकर करती हैं। हाँ, चक्री काफी प्रसिद्ध है। और अब कंजर जनजाति के नोट्स में भी लिखा है कि यहाँ की महिलाओं द्वारा भी चक्री नृत्य किया जाता है। मतलब दो अलग अलग घुमंतू समुदाय और दोनों में महिलाओं द्वारा तेज गोल घूमने का ये पैटर्न। क्या ये तेज घूमने की शारीरिक क्रिया महज एक संयोग है या घुमंतू जीवन शैली और गोल घूमने के बीच कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या भौतिक संबंध है? ये बिल्कुल भी संयोग नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप घुमंतू या अर्ध घुमंतू समाजों का इतिहास देखते हैं तो उनका पूरा जीवन गति यानी मोशन में होता है। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। हाँ, वो हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे में चक्री यानी अपनी ही धुरी पर तेज गति से घूमना उनकी जीवन शैली का एक शारीरिक मेटाफर बन जाता है। भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब शरीर तेज गोल घूमता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो शरीर को बाहर की तरफ धकेलता है। अच्छा, आप केंद्रीय बल जिसे कहते हैं। हाँ, ये लगातार घूमने की प्रक्रिया एक तरह का ट्रांस या ध्यानावस्था पैदा करती है। ये उन महिलाओं के लिए असीम स्वतंत्रता का एक क्षण होता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक दबाव में जी रही होती हैं। वाओ, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। कालबेलिया और कंजर दोनों समाजों की भौगोलिक जड़ें और इतिहास उन्हें ऐसी कलात्मक अभिव्यक्तियों की ओर धकेलते हैं जहां ऊर्जा का विस्फोट होता है। लेकिन इसी कंजर जनजाति में एक और नृत्य है जो पूरी तरह से अलग कहानी कहता है। जहां महिलाएं चक्री कर रही हैं, वहीं पुरुषों द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। हाँ, धाकड़ नृत्य। यहाँ नाम ही धाकड़ है, जिसका सीधा मतलब है शक्तिशाली या आक्रामक। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि नृत्य के जरिए जेंडर रोल्स या लैंगिक भूमिकाओं को कैसे स्थापित किया जा रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। समाजों में नृत्य अक्सर ये परिभाषित करने का उपकरण बन जाते हैं कि पुरुषार्थ क्या है और स्त्रीत्व क्या है। बिल्कुल। महिलाओं का चक्री नृत्य जहां गति, विस्तार और चपलता का प्रतीक है, वहीं कंजर पुरुषों का धाकड़ नृत्य शक्ति, युद्ध कौशल और शौर्य का प्रदर्शन है। मतलब ये शक्ति के बंटवारे को भी दिखा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि इन समुदायों के भीतर शक्ति का वितरण कैसे होता है। कंजर समुदाय का इतिहास भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, इसलिए उनके पुरुषों के नृत्य में वो आक्रामकता
और खुद को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने की चाह साफ दिखाई देती है। शक्ति और शारीरिक क्षमता की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस स्रोत सामग्री का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा कथोड़ी जनजाति के बारे में है। कथोड़ी जनजाति के नृत्य वाकई बहुत विशिष्ट हैं। दस्तावेज बताता है कि कथोड़ी पुरुषों द्वारा नवरात्रों के समय मावलिया नृत्य किया जाता है, लेकिन जो चीज सच में दिमाग को झकझोर देती है वो है उनका होली नृत्य। हाँ, वो पिरामिड वाला हिस्सा। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार होली के समय कथोड़ी महिलाएं नृत्य करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाती हैं, और सबसे अहम बात, वे ये सब फड़का साड़ी पहनकर करती हैं। ये आसान नहीं है। जब मैं इसके भौतिक पहलुओं के बारे में सोच रही थी तो ये किसी आधुनिक चीयरलीडिंग, एक्रोबैटिक्स या जिम्नास्टिक्स से कम नहीं लगता। हाँ, वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। वहीं तो आधुनिक एथलीट्स के पास विशेष कपड़े, गद्दे और सुरक्षित माहौल होता है। यहाँ महिलाएं एक पारंपरिक साड़ी पहनकर ऊबड़-खाबड़ जमीन पर नाचते हुए पिरामिड बना रही हैं। ये शारीरिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण होगा? ये शारीरिक और मानसिक रूप से एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। फड़का साड़ी पहनने का एक विशेष मराठी अंदाज है जो पैरों के मूवमेंट को एक हद तक सीमित कर देता है। साड़ी में ऐसा करना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। विश्वास एक दूसरे पर। हाँ, पिरामिड के निचले हिस्से यानी बेस पर जो महिलाएं हैं उन्हें बिल्कुल स्थिर रहना होता है, और ऊपर वाली महिलाओं को नीचे वाली की मांसपेशियों की क्षमता पर पूरा भरोसा करना होता है। सही बात है। ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, ये एक समाज शास्त्रीय बयान है। अक्सर मुख्य धारा का समाज इन जनजातीय महिलाओं को कमजोर या हाशिए का मानता है, लेकिन उनका ये पिरामिड बनाना नारी शक्ति, उनकी आपसी एकजुटता और उनके सहयोगात्मक ढांचे का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये सच में सोच से परे है। मतलब जब हमने इस दस्तावेज को खंगालना शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ कुछ समुदायों और उनके नृत्यों की एक सूची है। अक्सर पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन अब इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये मानव इतिहास का एक जीता जागता संग्रहालय है। गरासिया के लूर नृत्य में बिना शब्दों के विवाह के प्रस्ताव तय करने की कूटनीति से लेकर कालबेलिया के बागड़िया में भूख और सर्वाइवल के बीच कला को जन्म देने की कहानी। बिल्कुल, हर नृत्य के पीछे एक पूरा समाजशास्त्र है। कंजर जनजाति के नृत्य में जेंडर रोल्स की स्पष्ट तस्वीर और कथौड़ी महिलाओं द्वारा फड़का साड़ी में पिरामिड बनाकर गुरुत्वाकर्षण और समाज के पूर्वाग्रहों को चुनौती देना। मतलब ये सिर्फ कदमताल नहीं है, ये इंसान द्वारा अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व को दर्ज करने के सबसे रचनात्मक तरीके हैं। मेरा मानना है कि लोक कलाओं को देखने का यही सबसे सही नजरिया है। जब तक आप इन नृत्यों को उनकी भौगोलिक परिस्थितियों, उनके आर्थिक संघर्षों और उनके सामाजिक नियमों के चश्मे से नहीं देखते, तब तक आप केवल एक बाहरी आवरण ही देख पाते हैं। एकदम सही। ये नृत्य एक भाषा है जो उन लोगों द्वारा गढ़ी गई है जिनकी आवाजें अक्सर इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होती। उनके लिए उनका शरीर ही उनका कलम है और जमीन उनका कैनवस। क्या बात है। इसी गहरे विचार के साथ और चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के एक अंतिम छोटे से तथ्य की तरफ ध्यान खींचना चाहती हूँ, जिसने मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। अच्छा, वो क्या है? नोट्स के अंत में एक लाइन दर्ज है कि कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए आमेर के पास हाथी गांव में बाकायदा एक स्कूल खोला गया है। हाँ, हाथी गांव का वो स्कूल काफी चर्चा में रहा है। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक लुप्त होती कला को सहेजने के लिए संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल भी खड़ा करता है। किस तरह का सवाल? जो कला खुले आसमान के नीचे पनपी हो, मेरा मतलब है जो रेगिस्तान की धूल, घुमंतू जीवन की अनिश्चितता, सांपों की लोच और रोजमर्रा की भूख के बीच से एक प्राकृतिक विद्रोह की तरह निकली हो। जब आप उस जंगली और स्वतंत्र कला को एक बंद कमरे में ले जाते हैं, उसे एक सिलेबस में ढाल देते हैं जहां कक्षाओं का समय तय होता है और स्टेप्स को थ्योरी में बदल दिया जाता है, तो क्या वो कला अपनी वो मूल अनियंत्रित आत्मा खो देती है? ये सोचने वाली बात है। क्या संरक्षण की ये कोशिश उस आग को बुझा देती है जिससे वो कला पैदा हुई थी?